देखो आज हम क्रैश कोर्स के लिए जेईई और नीट के लिए काइनेमेटिक्स का जो ये चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी न्यूमेरिकल्स आपको इस टॉपिक से सॉल्व करवाए जाए। काइनेमेटिक्स देखो, काइनेमेटिक्स को दो तरह से पढ़ा जाता है। टीचर्स अलग अलग तरह से इसको डिस्कस करते हैं। पहला कि वन डायमेंशन में इसको पढ़ो। वन डायमेंशन का सिंपल सा मतलब ये बनता है कि स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन। और फिर आता है टू डायमेंशनल, साथ में आता है थ्री डायमेंशनल। तो इसको कहा जाता है मोशन इन प्लेन, नाम दिया जाता है मोशन इन प्लेन। हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट से। द फर्स्ट टू टॉपिक्स आर, वन इज फर्स्ट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्टेंस क्या होता है? आपने कोई जर्नी स्टार्ट की, ए से स्टार्ट की, और ए से स्टार्ट करते करते आप अपनी जर्नी को लेके किसी पार्टिकल या किसी पॉइंट बी तक उठाया और बी कोऑर्डिनेट तक आप पहुंच गए। तो इस पाथ का जो ये टोटल लेंथ है, अपना स्केल उठाइए, स्केल से पहले इसको मेजर कीजिए, फिर ये वाला पाथ मेजर कीजिए, यहाँ से ऐसे मेजर करते चले, चलते चलते वे इस तरह से अपने स्केल को घुमाते चले और यहाँ करके लगाएगा। इस पाथ के अलावा अपना स्केल यूज करते चले, तो जो आपकी स्केल की रीडिंग आएगी दैट इज डिस्टेंस, मींस टोटल पाथ लेंथ। इसको वर्बली ऐसे लिखा जाएगा, टोटल पाथ लेंथ, दिस इज डिस्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है भाई, स्केलर क्वांटिटी होती है और इसको मेजर किया जाता है एसआई सिस्टम में, इसको मेजर किया जाएगा मीटर में। इसके अलावा भी और बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल किलोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड सो ऑन, डिपेंडिंग ऑन की सब्जेक्ट माइक्रोस्कोपिक है, मैक्रोस्कोपिक है, उस तरह से डिपेंड करके फिर मेजर करेंगे। बट एसआई सिस्टम में मेजर किया जाता है मीटर में। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये है कि आपको डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखना है, डायरेक्शन जो भी चाहे इसकी रहे, आप कंटिन्यू करते रहें कि बस पाथ लेंथ देखें, दैट विल बी द डायरेक्शन। बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट फिर हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो, आपने कोई जर्नी स्टार्ट कर ली, जैसे यही वाली जर्नी स्टार्ट की, और इसी जर्नी का इनिशियल पॉइंट ले लीजिए, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट, और फाइनल पॉइंट ले लीजिए। इन दोनों के बीच का जो ये सबसे छोटा डिस्टेंस बना है, सबसे छोटा ये वाला, सीधा डायरेक्ट अप्रोच करते हुए, ये मेरा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। सिंपल वे में कहा जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। अच्छा, स्पेसिफिक बात इसमें ये होती है कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हमें दे सकता है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू हमें प्रोवाइड कर सकता है। रीजन भी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और कोई भी वेक्टर आपको पता होगा कि वो कोई भी वैल्यू प्रोसेस कर सकता है। सिंपल मैथमेटिक्स में हम वेक्टर पढ़ते हैं कि कोई भी वेक्टर है वो जीरो वैल्यू प्रोसेस कर सकता है, पॉजिटिव वैल्यू प्रोसेस कर सकता है और नेगेटिव वैल्यू प्रोसेस कर सकता है। क्योंकि वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, अपने साथ में ये रखेगा डायरेक्शन, और डायरेक्शन इसकी जो हम जनरली बताते हैं वो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है। कन्वेंशनल का ऐसा मीनिंग समझ सकते हो कि ये हर जगह एप्लीकेबल रहेगा। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऐसे कहा जाता है इसका कि इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट कीजिए और फाइनल पॉइंट की तरफ इसका डायरेक्शन रहेगा। ये सिंपल कहा जाए, अगर ए से चल करके बी गया है, ये वाला पाथ फॉलो करते हुए गए, यू पाथ फॉलो करते हुए गए,
तो ए बी डायरेक्शन बनेगा ये, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बनेगा ये। और अगर ये पाथ फॉलो करते हुए आए हैं ऐसे कि बी से ए यूं आए, यूं यहां से इस तरह से ये आए और यहां पहुंच गया, दिस इज बी, दिस इज ए। अगर ऐसे चलते आए तो डिस्प्लेसमेंट में आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि लेंथ तो ये सेम ही रहेगी, जितना ये है उतना ही ये रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और वेक्टर्स में क्या होता है भाई, वेक्टर्स में अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो आप क्वांटिटीज को सेम नहीं मान सकते। सो सीधा मतलब ये बनेगा कि जो वेक्टर ए बी बनेगा वो बी ए के इक्वल नहीं होगा, बट हाँ आप ऐसा लिखते हैं ए बी माइनस बी ए डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। डायरेक्शंस ऑपोजिट होने का इफेक्ट है, नथिंग एल्स। हाँ वैल्यू सेम रहेगा, 10 मीटर ये है तो 10 मीटर ये रहेगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से हम इसको ऐसा लिख पा रहे हैं। बड़ा कॉमन सेंस की बात है, तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिएगा अभी हम निकालते हैं कुछ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर केसेस में हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं कि कैसे रहेगा। स्पेशली हम बात करते हैं, जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है कि जो हमें बात करनी चाहिए वो होता है सर्कुलर मोशन में, कि सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और सर्कुलर पाथ फॉलो करते करते वो यहाँ पहुंच गया। कंसेप्ट समझना भी, चीजें बदलती रहेंगी। अज्यूमिंग कि इसका रेडियस r है और ऐसे चलते चलते वो यहाँ पहुंच गया, ये पाथ चलते घुमा और यहाँ पर गया। अगर ये यहाँ आ गया है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये इनिशियल ये फाइनल, आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट ए बी बनेगा, ए बी वो बनेगा मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ r, केवल मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन की बात नहीं की जा रही। इसी तरह से अगर यही पार्टिकल मेरा सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करता है इस तरह से कि भाई यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ पहुँच गया, ओ इसको मैं मान लेता हूँ ए और इसको मान लिया जाए बी, क्योंकि सर्कल है, सर्कल के दोनों रेडियस सेम रहेंगे, डिस्प्लेसमेंट मेरा बनेगा ये, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। सो इस डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो हम इस तरह से दे सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ए बी इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है, दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिंपल वे में निकालोगे तो बनेगा आर रूट 2 यूनिट, जो भी मीडियम हो वो हम यूज करेंगे। सो इस तरह से ये चलते रहेंगे। नेक्स्ट हम इस तरह से कोई भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर केस हमारे पास आ रहा है, जैसे इस तरह से ये कि इस तरह से सर्कुलर पाथ में ही चल रहा है और यहाँ से चलते चलते ये इस तरह से सर्कुलर पाथ में ये चल और यहाँ इस तरह से पहुँच गया, यूं बड़ा मस्ती में चलते हुए यहाँ तक पहुँच गया आपने, ये आर ये भी आर, तो डिस्प्लेसमेंट बना मेरा ये वाला ए बी, ए और बी कितना बनेगा। अगर ये वाला एंगल मुझे दे रखा है थीटा, तो बेटा जनरलाइज्ड फॉर्मूला आप जहां मर्जी चाहे अप्लाई कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ए बी, देखो इन दोनों केसेस में भी पर्टिकुलरली एप्लीकेबल रहेगा और ये बनेगा मेरे पास दिस इज, जितनी भी वैल्यू निकाल सकते हो तो निकाल लो, अपने आप से निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो इसको, बट मैं आपको रिजल्ट लिख करके दे देता हूँ। रिजल्ट मेरा बनेगा दैट इज 2r sin थीटा बाई 2। किसी भी सर्कुलर पाथ पे आप ऐसा लगा सकते हैं। सो ये सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट्स निकालने के मेथड है हमारे पास। ऐसे और भी बहुत से केसेस बनेंगे, ऐसे और भी बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टिकुलरली इन्हीं को सॉल्व करने की बात करें। आप जैसा मर्जी चाहें, जितनी मर्जी चाहें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी दोनों टॉपिक्स पे। हाँ एक चीज़ नोटिस करना भी, कुछ कॉमन कंसेप्ट्स पे मैं आऊँगा, जैसे कि एक बात ये रहेगी कि डिस्टेंस जो रहेगा, डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा रहेगी। आप लेंगे सोचना जरा, इस बात पे विचार करना है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से ज्यादा रहेगा। सोचो, थिंक, इनोवेट, यूज योर माइंड। पॉज करके सोच सकते हो, एक कंडीशन में नहीं रहेगा,
कौन सी कंडीशन जरा देखिए। ऐसा सोचिए कि ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू करता है और पहुंच गया बी पे। ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू करता है और पहुंच गया बी पे, ए से बी। देखो स्ट्रेट पाथ में गया, कैसे पाथ में गया, स्ट्रेट पाथ में गया और वापस नहीं आया। अगर वापस आ गया तो वापस आने का मतलब ये होता कि जैसे 10 मीटर ये गया और 3 मीटर वापस आ गया, तो डिस्टेंस तो चला है 13 मीटर। 10 गया 3 वापस आया, डिस्टेंस टोटल इसने कितना चला, 10 आगे की तरफ 3 इसकी तरफ, जितना चला वो डिस्टेंस 13 मीटर चला। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनिशियल ये है, फाइनली यहाँ पे पहुंचा है। 10 यहाँ तक का था और 3 यहाँ तक था, तो ये सिर्फ 7 बचा, डिस्प्लेसमेंट बचा 7। सो कंडीशन ये है कि यहाँ जाए लेकिन वापस ना आए, बस यहीं पे अपनी जर्नी को टर्मिनेट कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में जो ये डिस्प्लेसमेंट मेरा निकल करके आएगा वो और डिस्टेंस दोनों सेम रहेंगी। सिंपली कहा जाए, अगर अनचेंज्ड डायरेक्शन हो और साथ में स्ट्रेट पाथ हो, आपका स्ट्रेट लाइन पाथ हो, तो आप कह सकते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इज दैट डन? एक चीज और आप देखना, कभी कभार ऐसे होता है कि आपसे ऐसे पूछा जाएगा सिंपली कि एक एग्जांपल से बात करते हैं। देखिए एग्जांपल ये है, आपको कभी कभार ऐसे दिया जाता है, आपको एक फंक्शन प्रोवाइड किया है x, और x को लिखा जाता है, x जनरली जो स्टूडेंट्स कंसीडर करते हैं वो डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, बट x होता है पोजीशन। और पोजीशन की खास बात ये होती है कि पोजीशन किसी ओरिजिन से मेजर की जाती है, पोजीशन किसी ओरिजिन से मेजर की जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने ये ओरिजिन ले लिया, ये ओरिजिन, तो पोजीशन है मेरा ये मेरा कोई कोऑर्डिनेट बन गया a, ये है x, ठीक है। b कोऑर्डिनेट ये है पोजीशन किसका, b का, ये वाला c यहाँ पे है, तो ये है x c कोऑर्डिनेट का पोजीशन। तो ये पोजीशन ओरिजिन से होता है, इसको थोड़ा सा समझना। आपको अज्यूम करो कि फंक्शन दिया गया x, फंक्शन है टाइम का फंक्शन होने का मतलब ये कि x टाइम बदलने के साथ साथ बदल रहा है और x इस तरह से बदल रहा है t-1। अब आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट कितना है जब टाइम इज इक्वल्स टू 0। हमेशा याद रखना भी, 0 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 रहेगा। बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जनरली ऐसा करते हैं कि x t को 0 पुट करेंगे, वैल्यू आपकी -1 निकली और कहेंगे डिस्प्लेसमेंट -1 है। दिस इज रॉन्ग। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, टू बी नोटेड, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है इस कंडीशन में, ये पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट इज, अगर ऐसे पोजीशंस दे रखी हो तो ये निकलेगा फाइनल पोजीशन में से आप इनिशियल पोजीशन को सबट्रैक्ट करें। 0 टाइम है, 0 टाइम का मतलब है बॉडी ना आगे गई है ना पीछे गई है, एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स टाइम पे बॉडी एक जगह पे रहेगी, एक जगह पे रही है, चली नहीं, अरे भैया वो हिली ही नहीं, तो कहाँ का डिस्प्लेसमेंट इसमें रहेगा। सो दिस इज जनरल थिंग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इसी फंक्शन के लिए x इज इक्वल्स टू t-1, और आपसे पूछा गया 3rd से लेकर के 6th सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम डिस्प्लेसमेंट अब ऐसे निकालेंगे। देखो पहले निकालो x3, नोट करना ये पोजीशन है, एट टाइम इज इक्वल्स टू 3, तो ये निकलेगी 3 - 1 2, दिस इज जस्ट पोजीशन। अब निकालो पोजीशन एट 6, पोजीशन का फंक्शन है, तो ये बनेगा 6 - 1, t की जगह पुट करो 6 - 1 5। अब भी डिस्प्लेसमेंट देखो, 3 से 6 का निकाल लेना, 3 इनिशियल पोजीशन, 6 फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, सो डिस्प्लेसमेंट इज 5 - 2, दिस इज 3 मीटर दे रखा है, तो मीटर सेंटीमीटर जो भी दे रखा है। आई थिंक this is all about the distance and displacement.
फर्दर आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना बेटर होते चले जाएंगे. Let's terminate today's lecture. Have a good day.